अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज एक अहम मौजू को ज़ेर बहस लाने की कोशिश की जा रही है और आप हमेशा देखते हैं कि मैं जो है वो इलेक्शन का मौका है तो इलेक्शन के हवाले से बात की जाती है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जिन चीज़ों पर इन्हिसार किया जाना है ये वो मौजू है जो इस पर तमाम चीज़ें टिकी हुई हैं। वो ये मौजू इस मुनासबत से अहमियत का हामिल है कि नौजवान नस्ल, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें नौजवान तबका ज़्यादा है। कुछ सियासी जमातें हमने ऐसी भी देखी जिन्होंने नौजवानों को टारगेट किया और आज हम ये देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी खासतौर पर जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन अपनी स्ट्रॉन्ग चला रहे हैं तो उसके अंदर नौजवानों का जिक्र बारहा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टैट्स मेरे सामने रखे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान रहते हैं 2023 के अंदर 8,60,000 के करीब नौजवान नस्ल यहाँ से इमिग्रेट करके दीगर ममालिक की तरफ यानी कि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जाकर वहाँ पर रज बस गए हैं, चाहे वो पढ़ाई की गर्ज से जाते हों, चाहे वो वहाँ पर रेजिडेंसी की गर्ज से जाते हों, या फिर अगर देखा जाए तो वो वहाँ पर कमाने की, सेटल्ड होने की गर्ज से जाते हैं। एक चीज़ बड़ी आम है और ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा मास्टर्स करता है या फिर ग्रेजुएट होता है तो उसकी पहली सोच यही होती है कि मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या फिर सोशल साइंटिस्ट बनने के बाद यहाँ से बाहर जाना है, मूव ऑन करना है और बाहर जाकर सेटल्ड होना है। हम कभी कभी देखते हैं कि ग्रेजुएट यहाँ से होते हैं, मास्टर्स के लिए भारी रकम अदा करके कभी जर्मनी जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी कनाडा सेटल्ड होने की तैयारियां करते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी यूरोप और फिर टर्की भी आजकल बड़ा जो है वो कॉमन ये कंट्री है जहाँ पर ये सेटल्ड होने की बातें की जाती हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो फैमिलीज़ हैं वो भी यहाँ से सेटल्ड होने की तैयारियां कर रही हैं। 2016 से अगर 2023 तक या फिर 24 के आगाज़ तक लगा लिया जाए तो कमोबेश मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4 मिलियन यानी कि 40 लाख जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी है। वजूहात क्या है आज जानने की कोशिश करेंगे और उन रीजंस को किस तरह से उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त UIT यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमाद ज़फ़र साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर आज मैंने आपको यहाँ स्टूडियो में दावत दी है। नौजवान नस्ल, हम समझते हैं कि इस मुल्क का और ख़ास तौर पर कायदे आज़म ने भी ये कहा था कि जो नौजवान है वो मुस्तक़बिल के मेवार हैं। ये कैसा मुस्तक़बिल है पाकिस्तान का कि 40 लाख के करीब नौजवान पाकिस्तान 8 सालों के अंदर छोड़कर जा चुके हैं? वजह क्या है? देखिए बिलाल, असल में देखें यहाँ पर जो हमारी नस्ल है, नौजवान नस्ल, बेसिकली उसको हम ब्रेन कहते हैं ना। पाकिस्तान का ब्रेन ही यही है और पाकिस्तान चलाने के लिए हमें ब्रेन की ज़रूरत है। अगर यही लोग चले जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए तब जाना मुश्किल हो जाता है। अब देख लेंगे तकरीबन 60% के करीब लोग, जो नौजवान नस्ल है जो हमारी पास आउट हो रही है, वो उसका पाकिस्तान में काम करने का इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। इसकी 2 वजह हैं ख़ास, जो बेसिकली जो हम समझते हैं। पहली जो देख रहे हैं कि लोगों का ये मानना है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो यानी कि वो अगर पढ़ भी लें तो उनको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे कि जब वो काम करते हैं तो उनको काम करने के मौके में प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ का बेकायदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इश्यूज़ हैं। कुछ लीगल इश्यूज़ फॉलो नहीं हो रहे होते हैं, कुछ करप्शंस के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे पास बिज़नेस ग्रोथ नहीं है, और ये सारी जो मोटी मोटी बातें हैं तो वो इसमें शामिल है, जो बेसिकली जो है नौजवान नस्ल सोचती है कि हमें कहीं और इसके अलावा ऑप्शंस करना। इवन कि मैंने ये देखा है, मेरा जो ज़ाती बेसिकली रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से सिर्फ इमिग्रेशन पर रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, 2016 में भी मैंने एक सर्वे निकाला था, ब्रेन ड्रेन के ऊपर काम किया था। उस वक्त ये रेट 48% था। अभी मैं देख रहा हूँ तो ये 60% क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो अभी अराउंड समथिंग लास्ट ईयर की बात कर ले तो 8,60,000 बेसिकली जो हमारी यूथ है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गई है, यानी कि परमानेंटली चले गई है। सिर्फ 2023 के अंदर? सिर्फ 2023 के अंदर। इन 12 महीनों में 8 लाख नौजवान पाकिस्तानी, 8 लाख से भी ज़ायद जा चुके हैं। और ये वापस आने की गर्ज से गए हैं, कुछ काम करने गए हैं, या वेकेशंस एंजॉय करने गए हैं, या परमानेंट सेटल होने चले गए हैं? देखिए, यहाँ इन की कोशिश है कि हम जो बेसिकली यूथ जा रहे हैं उनकी बेसिकली मैंने ट्रेंड्स जानने की कोशिश की। उनकी बेसिकली कोशिश ये है कि वो वहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश कर लें जिससे वो सेटल हो जाएँ वहाँ पर। अच्छा। उनका रुझान ये है कि पाकिस्तान के अलावा कहीं और सेटल होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑप्शन है, कुछ भी नौकरी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, बस किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ दें। अब वजह यह है कि समझने की बात है, किसी तरीके से पाकिस्तान अगर छोड़ दे तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ का इशू नहीं है, और भी बहुत सारे इशूज़ है जिसको नौजवान फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं।
मैंने रियलाइज़ किया वो क्या इश्यूज हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपने कहा कि अगर एक इशू नहीं है, जो कि मैं तो ये समझता था कि अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिल रही है, मैंने अगर मास्टर्स किया हुआ है या डबल मास्टर्स किया हुआ है, इफ़ आई डिज़र्व के कुछ हैंडसम सैलरी अगर मुझे मिले, जाके मैं अपने घर का खुद कफील और तमाम लोगों की कफालत कर सकूँ, वो अगर नहीं भी मिल रही है तो मैं सेकेंड ऑप्शन यही रखूँगा कि मैं बाहर मूव कर जाता हूँ, ताकि मैं बेहतर तरीके से अपनी काबिलियत को या अपनी डिग्री को यूटिलाइज करता हुआ उतनी अर्निंग कर सकूं। सेकंड रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी के अलावा क्या मसाइल हो सकते हैं? देखिए अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा देखें बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो ये आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि उनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा। ऐसा भी इशू है, ठीक है। इसी तरीके से जो लोग अच्छी नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि उनको जेंडर के हिसाब से पेमेंट नहीं हो रही है, ये उनको सही से ट्रीट नहीं किया जाता है, हैरेसमेंट के इशूज़, जेंडर इक्वालिटीज़ के इशूज़ आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जेंडर इक्वालिटीज़ के तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही सीरियस इशूज़ हैं। अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग में जेंडर इक्वालिटीज़ के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का रैंक जो है वो 145 है आउट ऑफ 146, यानी कि इससे नीचे हम आ नहीं सकते थे, सेकंड लास्ट ही हैं। तो यानी कि ज़्यादातर लोग जो कहीं भी काम कर रहे हैं या घरों में भी रह रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी का इशू सिर्फ ऑफिस के अंदर नहीं होता है या इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं होता है, उनका ये मानना है कि घरों में भी उनके साथ ऐसा ट्रीट नहीं होता कि जेंडर बेस्ड बायसनेस आ जाती है। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी को ज़रा अगर हम एलेबोरेट करें यहाँ पर इस टर्म को, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मर्द, लड़के या लड़कियाँ जो नौजवान हैं, तो उनको सेम पे स्केल पर नहीं रखा जा रहा, आप ये कह रहे हैं? सेम तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, इवन कि ये क्या इधर इट इज़ ए पे स्केल हो या फिर उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छे से बात करना हो या कभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, किसी भी हवाले से कहते हैं, या अच्छे आप कह लें कि काइंडनेस शो करनी हो, तो सोसाइटी उनको ऐसा ट्रीट नहीं कर रही कि उनको ऐसा लगे किसी भी फोरम के ऊपर कि वो बहुत अच्छे से इक्वली तौर पे ट्रीट हुए हैं। चलें, आपने जब ये बात की तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि कौन सा ऐसा तबका है, लड़के या फिर लड़कियां, कौन ज़्यादा पिस रहे हैं इस जेंडर इनइक्वालिटी में? जेंडर इक्वालिटी में देखें अभी भी हम फीमेल एजुकेशन पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा भी देखने में आया है कि मैंने बच्चों से पूछा, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों से, ठीक है, तो और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से भी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, कंपनीज़ के साथ भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि लोगों का, हर लोगों के ये होता है कि हमें ज़्यादा एजुकेशन के हवाले से रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाते। अगर भाई को ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, वो अपनी मर्ज़ी की एजुकेशन ले लेते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनको इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी सामने में आई हैं कि आपने पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी ही सिलेक्ट करनी है, तो चॉइसेस नहीं मिल रही होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आ रहा होता है, बच्चे जो हमारे पास आ रहे होते हैं, अब्बू ने कहा या अम्मी ने कहा समथिंग लाइक दिस कि आपने कंप्यूटर साइंस ही लेना है ताकि घर बैठ के काम हो सके। अच्छा, तो ये मसले मसाइल भी आते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन वो दिमाग से ना निकल जाए क्वेश्चन, क्योंकि अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे वो ये रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। हम एक सोच बनाकर बैठे होते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना है, देन हम फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाएंगे। एक पूरा साइकिल होता है कि हम उसके लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं, कुछ वालिद साहब जमा कर रहे होते हैं, कुछ वालिदा अपने सोने के जेवरात बेच रही होती हैं, और ये तमाम पैसा कलेक्ट करके बच्चे को बाहर भेजा जाता है कि वो फर्दर मास्टर्स की डिग्री जो है वो बाहर से हासिल करे, या फिर अगर खलीजी ममालिक में देख लें या गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर देख लें तो वो अकामे की सूरत में कहीं ना कहीं जाकर जॉब भी करते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो क्या यहाँ पे सर्वाइवल, आपने कहा कि मुश्किल हो जाता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, बाहर जाकर क्या फ़ौरन जाते ही आसानी हो जाती है, तमाम चीज़ें आपको प्लेट में रखकर मिल जाती हैं, या वहाँ भी वही स्ट्रगल हो रही होती है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इन्वायरमेंट चेंज होता है? देखिए जब आप बाहर जाते हैं स्ट्रगल आपकी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये समझने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ से गए और आपको सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। यू हैव टू एक्चुअली, आपने क्या ना, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती, डू मोर स्ट्रगल्स, क्योंकि वहाँ पर आपको हर चीज़ जीरो क्या माइनस में स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती है। यहाँ तो पाकिस्तान में अगर आप जीरो भी हैं तो दैट्स फाइन, ओके, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कुछ करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब बाहर जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आप माइनस में होते हैं, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वहाँ रहने के लिए खर्चा करना पड़ता है, वहाँ पर 10 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, उसके लिए वो फैमिली इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं। तो इसके बावजूद भी लोग जाना पसंद करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर क्यों? तो बेसिकली यहाँ सोसाइटी का बड़ा अहम रोल है। मैंने कहा ना, जेंडर इक्वालिटीज़ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, लोगों को अच्छा ट्रीट नहीं होता, सोसाइटी हमारा इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट एक वन ऑफ द एक्चुअली बिगेस्ट इशू है पाकिस्तान के अंदर, कि जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनको चीज़ों को लेकर, उनके रिजल्ट सही नहीं आते जब वो काम करते हैं लोग। अच्छा, कभी मेरिट का भी तस्करा होता है कि मेरिट के ऊपर हमें नहीं आगे जो है वो प्रमोट किया गया, मेरिट के ऊपर हमें नहीं आगे भेजा गया, तो ये भी एक इशू है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मेरिट के हवाले से तो पाकिस्तान का बहुत सिग्निफिकेंट इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लोग देखते हैं उनका पहली बेसिकली राय होती है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। करप्शन यानी कि हर इदारे एक परसेप्शन बन चुका है कि अगर हम जाएंगे तो हम वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। अगर अब
2023 की रैंकिंग चेक कर लें करप्शन के हवाले से, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो पाकिस्तान परसेप्शन इंडेक्स यानी कि लोगों की राय क्या है इस हवाले से, तो आउट ऑफ 180 पाकिस्तान 140 पर है, तो ये बहुत हाई है। ये रिसेंटली 2018 में 117 था, 170 18 19 में 17 इस तरह कर रहा था, डेविएट कर रहा था। अब हम ओवरऑल बढ़ ही रहे हैं, जब से हमारे पास आ गया, जैसे साल बढ़ रहा है तो हमारी रैंकिंग वर्स होती जा रही है। ठीक है। इसकी वजह से लोग पहले से परसेप्शन बना लेते हैं कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। तो इन चीज़ों को काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ये सोच जिस तरह से परवान चढ़ रही है या तेज़ी से आप बता रहे हैं कि पहले 40% था या फिर अब जो है वो 60% भी क्रॉस कर चुका है, 40 लाख लोग 8 सालों के अंदर जा चुके हैं, यहाँ पाकिस्तानी आबादी बढ़ रही है, 23 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है मोहतात अंदाजे के मुताबिक, लेकिन आप बता रहे हैं कि 40 लाख लोग तो अभी जा चुके हैं, अगले 10 सालों के अंदर तो फिर यहाँ से तमाम जो नौजवान तबका है वो तो गायब ही हो जाएगा। मुझे और आपको जो है वो अपने इर्द गिर्द तमाम ओल्ड सिटीजन्स या सीनियर सिटीजन्स नज़र आते रहेंगे काम करने के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के साथ। असल में मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा ज़ाती वो है राय है, मैं इससे बहुत ज़्यादा इसको लेकर बेसिकली कंसर्न हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह से हम सिंपल सी मैं एक कॉमन सी बात करता हूँ, पाकिस्तान जो है ना 600 PhD के तकरीबन साल के प्रोड्यूस करता है, तकरीबन 800 छोड़ के चले जाते हैं, 800-900 छोड़ के चले जाते हैं। अब ये वो PhD जब आप PhD कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद 2 साल आपको तकरीबन चाहिए होते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, करने के बाद स्किल बनने में जो आपने इसके रिसर्च किया होता है उसको स्किलफुल बनने में ओवरऑल लगते हैं। प्रोड्यूस हम कर रहे हैं और उनको फैसिलिटेट कोई और कर रहा है, और जो आउटपुट है, जो बेनिफिशियरी है वो कोई और है। तो हमारा जो स्किल पर्सन होता है, यानी कि हम तो माइनस में चल रहे हैं ना। देखो, जो मेन हमारा बेसिकली ब्रेन है, यानी जो 600 लोग हमने प्रोड्यूस किए थे, अपना ब्रेन बनाया था, उसमें से वो माइनस में चलेगा, हम 20% माइनस 20-30% माइनस में चले जाते हैं ना। ये एक आसान सी सिंपल सी टर्म है नाज़रीन, जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और अमार साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स हम हैं और प्रॉफिट कोई और लेके जा रहे हैं, ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है। क्यों? तो अब उस पर बहुत सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी जो सोसाइटी है इसको, और जो गवर्नमेंट है, 2 अहम रोल हैं। देखिए, हमारे जो 2 स्टेक होल्डर हैं, एक हमारी गवर्नमेंट होती है, कभी भी हम कोई काम करते हैं, और दूसरी हमारी सोसाइटी होती है। गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की जाती। हमने देखने में आया है कि जो आपकी जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, तो उनको उस हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं कि वो अपना काम परफॉर्म कर सके। उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जगह जगह, बहुत सी जगह पर जहाँ वो समझते हैं रेलेवेंट चीज़ों पर होनी चाहिए, तो जिसकी एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन का बहुत इशू आता है। उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जब फैसला साजी करे तो उनको उन चीज़ों में शामिल करे, उनका इनपुट हासिल करे। ठीक है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली दे पी आर हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, तो वो ये समझते हैं, इसकी वजह से वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे होते हैं, उनको अंडर यूटिलाइज समझते हैं अपने आप को। सबसे बड़ा इशू आता है अंडर यूटिलाइजेशन का। जब आप हाईली क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको अंडर यूटिलाइजेशन आती है, तो इसी वजह से सबसे बड़ा, तो वहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं आते जब आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा इशू आता है कि दे पीपल आर फेसिंग अंडर यूटिलाइज। अच्छा, दूसरा ये है कि सोसाइटी का अंडररेटेड हो जाते हैं हर लिहाज से। तो उनको अंडर यूटिलाइज का मतलब है कि हर लिहाज से वो नीचे आ गए, इनकी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं, इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं हुई। अब जब यूटिलाइज होते हैं तो उसकी स्किल इस्तेमाल, उनको दे फील रिस्पेक्टिव और दे फील फेल। थिंक सो कि अगर डॉक्टरेट की आपने बात की कि सालाना तौर पर एक बड़ा नंबर जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको यूटिलाइज करने के लिए उनके मुताबिक जॉब्स मौजूद नहीं है, या उन जगहों पर जहाँ पर उनको बैठा होना चाहिए था वहाँ पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाकर कोई ऐसा शख्स लाकर बिठा दिया गया है, बड़ी माजरत के साथ, जो बूट लिकर है। अच्छा, यहाँ पर देखें, गवर्नमेंट का रोल ये है कि बेसिकली ऐसा भी हुआ है जहाँ पर उनको लगता है कि वहाँ पर उनकी प्लेसमेंट की जगह पर राइट प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ये तो कॉमन पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स के अंदर आ जाता है, 140 तो पाकिस्तान ऑलरेडी है, ये तो हर जगह ही पाकिस्तान में देखने में आ रहा है। तो दूसरा ये है कि हमारे पास ऐसा देखने में आ रहा है कि उनसे जो रेलेवेंट जॉब से पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो भी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं। एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटियाँ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी इसको इतना यूटिलाइज नहीं कर रहा है, इतना रिसर्च पे काम नहीं कर रहा है जिससे उनकी कैपेसिटी क्या इस्तेमाल हो सके। दोनों इश्यूज शामिल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का इशूज़ भी है और करप्शन इंडेक्स तो ऑलरेडी पाकिस्तान का बहुत हाई है। आप खुद जो है वो प्रोफेसर हैं, तो ये जानना चाहूँगा, जो बच्चे आप इस वक्त क्लासरूम के अंदर बैठकर जिनको फेस कर रहे होते होंगे या जो आपसे क्वेश्चन करते होंगे, आप उनको पढ़ा रहे होंगे, उनकी सोच भी यही है जो आप इस वक्त सोच बता रहे हैं कि 8 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त इमिग्रेट कर चुके हैं? पिछले 2-3 साल में मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है कि उसमें मैंने ऐसा बच्चा नहीं पाया कि ऑलमोस्ट सबकी कुछ सोच होती है कि हम पाकिस्तान से किस तरह से छोड़ जाएं। अच्छा, चलें, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर हमारे पाकिस्तानी नौजवान नस्ल का ज़्यादा रुझान है कि वहाँ जाएंगे तो हम फ्लरिश कर जाएंगे?
एस्टैब्लिश हो जाएंगे। पाकिस्तान का 25% जो बेसिकली यूथ है ना वो मिडिल ईस्ट जाता है। ठीक है, 25% से तकरीबन 25 से तकरीबन 30% की मैं बजात खुद बहुत सारे ऐसे पर्सनल अपने दोस्त अहबाब को जानता हूँ जो पिछले साल दिसंबर के माह में कोई 4 से 6 लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो जाके दुबई में इस वक्त जॉब कर रहे हैं और ख़ुद को सिक्योर और सेटल्ड फील कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। देखिए प्रॉब्लम जॉब का भी इतना ख़ास अगर आप फैक्टर को ना निकाल भी दें तो सोसाइटल इश्यूज़ भी हैं जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं कि नहीं आप पाकिस्तान छोड़ दें। सोसाइटल इश्यूज़, प्रॉस्पेरिटी आपको डिलीवर नहीं हो रही है, आपने काम किया आपको उतना फ्रूट नहीं मिल रहा है। ऑल्दो यू आर गेटिंग द जॉब, आपको जॉब भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, यू आर हैप्पी, इन्फ्लेशन का भी मुकाबला कर रहे हैं अनलेस, मगर जो एक्चुअली आपको जो पे स्केल मिला हुआ है, जो चीज़ें मिली हुई हैं या सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिली हुई है, वो इतनी नहीं मिल रही जितनी आपको मिलनी चाहिए थी। प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो भी पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेसिकली लो चल रहा है। तो इसमें भी समथिंग अराउंड पाकिस्तान 136 पर है आउट ऑफ 167, यानी कि इतना ज़्यादा लोग आप बेसिकली प्रॉस्पर फील नहीं कर रहे हैं, जो फूड उनको ट्रांसफ़र हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। अमान साहब, ये तो हो गया वो जो है वो मरसिया के जो हमने पढ़ दिया कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हो चुका है। आप एक टीचर हैं, आप एक उस्ताद हैं, जो तालिबे इल्म इस वक्त पढ़ रहे हैं या इल्म हासिल कर रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आज का ये प्रोग्राम होल सोल उन लोगों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए, फिर करें क्या? हम ये भी तो कहते हैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी तो हैं, कहीं भी जाएंगे तो दिल तो पाकिस्तान के लिए धड़कता रहेगा। ईद बकरीद आती है तो हमें फिर पाकिस्तान याद आता है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान याद आता है, यहाँ पर सियासी लीडर्स गिरफ्तार होते हैं तो पाकिस्तान याद आता है। लेकिन पाकिस्तान की ये नौजवान नस्ल बहुत कुछ करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी खुशी से जा रहे हैं कि वहाँ पर हम सेटल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मिले तो मैं बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम यहाँ भी बैठने को तैयार हैं। करना क्या चाहिए फिर इस सिचुएशन के अंदर? क्या छोड़कर जाते रहें, ये सही अमल है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए हमें यहाँ पर ना, मैंने हम बताया कि 2 स्टेक होल्डर आपके हैं। गवर्नमेंट को भी एक्शंस लेने की ज़रूरत है और सोसाइटी को भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट में जो चीज़ हमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली समझने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट में कोई पर्सन बाहर से नहीं आता है। गवर्नमेंट इज़ पार्ट ऑफ द पीपल ना, लोग ही होते हैं। मैं और आप ही होंगे, कभी किसी मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे हुए हम इलेक्शन लड़के जिस तरह भी कॉन्टेस्ट करके, तो हमने गवर्नमेंट चलानी है। तो हमारी सोच को सही होने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये गवर्नमेंट अपने एक्शंस लेके। डू यू थिंक सो कि हमारी जो यूथ है वो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सोशल साइंटिस्ट या दीगर लोगों से फील्ड से हटकर अब पॉलिटिक्स की तरफ भी आ सकती है कि सिस्टम को ही चेंज कर दें, शायद हम मेरिट के सिस्टम को ले आएँ? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें पहली चीज़ है कि हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। हमें सोसाइटी को चाहिए कि बेसिकली अपनी यूथ को, आने वाली नस्ल को मोटिवेट करें कि आप चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़ें। अब ऑब्वियसली इलेक्शन आ रहा है तो वोट पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो आप समझते हैं बेहतर आपके लीडर, आपकी नज़र में लीडर है। ऑब्वियसली हर एक का एक पर्सनल इंस्पिरेशन होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उस पर वोट डालें ताकि इलेक्शन में बेसिकली एक्चुअली अल्टीमेटली जो तब्दीली आनी है वो हाउस से आनी है। आपने सोसाइटी हाउस को इम्प्रूव बेसिकली क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, और हाउस जाकर अपना डिसीजन लेता है जिसकी बेसिस पे पूरे मुल्क चलता है। ऐसा ही होता है, ठीक है। पार्लियामेंट अपनी बेसिकली अगर आप लेजिस्लेशन करना चाहेंगे तो अल्टीमेटली आपको पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत है। तो असल जो हमारा वोट बैंक है आप समझते हैं वो यूथ है। 36% लोगों ने वोट डाला है समथिंग अराउंड, तो वो भी सारे 18 से तकरीबन आपके 30 साल के दरमियान है लोग, तो वो यूथ में आते हैं। उनकी बेसिकली बहुत बड़ा वोट बैंक है जो बेसिकली प्ले कर सकते हैं। तो सोसाइटी इसमें क्या रोल अदा कर सकती है? घर में अगर जैसे मिसाल के तौर पे भाई हैं, पेरेंट्स हैं, दे हैव एक्सपीरियंस, उनको चाहिए कि बच्चों को समझाएं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग, किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमें ही पाकिस्तान को ठीक करने की ज़रूरत है, बाहर से कोई आगे सही नहीं करेगा। तो और अगर हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी एथिक्स के साथ, ऑनेस्टी के साथ पूरी करते हैं तो उम्मीद यह है कि उम्मीद क्या बल्कि अल्टीमेटली पाकिस्तान में प्रॉस्पर होना ही है। तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ऑनेस्टी बहुत बड़ा, एथिक्स जो है ना बेसिकली हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। क्या हमने जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं या हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या हम बहन भाइयों के साथ रह रहे हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आ रहे नहीं आ रहे, उस मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो वो एथिकल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें पता नहीं चलता होता कि हम बड़ा भाई छोटे भाई से कैसे बात करनी है, इवन कि टीचर को स्टूडेंट के साथ कैसे बात करनी है, ऑफिस में अगर बॉस है तो उसको अपने कलीग के साथ कैसे बात करनी है। तो ये बड़े मसले हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं लोगों को।
ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नमाज ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर UIT यूनिवर्सिटी। अब देखना यह है कि नौजवान नस्ल जो इस वक्त पाकिस्तान छोड़कर जाने कर दहाने पर है, वो किस तरह से पाकिस्तान वापस आते हैं। और जो हमारे सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर 8 फरवरी 2024 को जो वज़ीर आज़म इलेक्ट होने वाले हैं, उनकी तरजीहात में नौजवान नस्ल अव्वलीन है या फिर सर फहरिस्त हैं या फिर नहीं है, ये वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा एक सवाल निशान है, 40 लाख लोगों को भी छोड़ दें आप, जो 8 लाख लोग पिछले साल वापस बुलाना चाहते हैं आप नौजवान नस्ल को, तो उनको बुलाने के लिए कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आपने प्रोवाइड